सवाल पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य हुए ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस करंट अफेयर्स में जुड़ा हुआ है तो आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के बीच ऐतिहासिक संवाद शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और गांधी, विवेकानंद और महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु और फिर महात्मा गांधी। तो आपको बताना है, आपको एसडीएम बनना है। मेरी शुभकामना आपके लिए, आप इसी बार एसडीएम बन जाएं, जितना जल्दी हो सके आप बन जाएं, इसी बार बन जाएं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक वर्ड, नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य हुए ऐतिहासिक संवाद शताब्दी समारोह। एक सवाल और बना लीजिए, फिर इस पे देखते हैं कैसा और भी सवाल बन सकता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? सबरीमाला, पद्मनाभ मंदिर, शिवगिरी मठ या फिर कलाडी मठ? तो दूसरा सवाल पूछा गया है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? सही जवाब क्या है? ड्रीम बिग भी जुड़ गए मेरे साथ, अनु गुप्ता जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। तो पहला का डी लगा है और अंजू का लगा है पहला का ए। तो जिनका डी लगा है वो सही रहा है, दूसरा का आप लोग बना लें। क्या पहले हाँ, एक रैंक आ सकता है। एक रैंक किसी यूनिक व्यक्ति का नहीं आता है या किसी दूसरे ग्रह के लोगों का नहीं आता है, वो एक रैंक आप ही लोगों के बीच से आता है। तो एक रैंक आप ला सकते हैं, बहुत वो आपके डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें परीक्षा में समय देते हैं, कितनी दृढ़ता के साथ तैयारी करते हैं। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शिवगिरी मठ। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि दो ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व पे वर्तमान समय में, यानी कि 1925 में जो वार्ता हुई थी उस पे प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक मीटिंग रखी या सम्मेलन बुलाया और उस पर फिर चर्चा हुई है। तो ये दरअसल जो स्थान था वो केरल, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य जो ऐतिहासिक वार्ता हुई है, आप लोगों ने सुना होगा तिरुवनंतपुरम के नाम पे। तो ये जो शिवगिरी मठ है वो केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में ही स्थित है, तो ये केरल से संबंधित है। तो अब दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का नाम याद रखेंगे, जिसमें एक तो महात्मा गांधी आपको याद रहेगा और दूसरा नारायण गुरु का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो यही दो महान विभूति इतिहास के वैसे विभूति रहे हैं जिनके नैतिक आदर्शों को इस समय प्रधानमंत्री के द्वारा बढ़ावा या प्रचार किया जा रहा है, ताकि लोगों में वो चेतना जग सके कि क्या आध्यात्मिक बातें होती है, क्या नैतिकता होती है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे समय बदल रहा है, जीवन से एथिक्स गायब होते जा रहा है। इसी कारण से प्रधानमंत्री ने दो व्यक्तियों को अप्रोच किया। गांधी आप लोगों के सिलेबस में है भी, इसी कारण से आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि मेंस परीक्षा में आप गांधी पर लिखने चले गए, कुछ भी आप लिख रहे हैं, अगर उनके अहिंसा, उनके सत्याग्रह को आप लिखने जा रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट भी जोड़ देंगे कि वर्तमान समय में गांधी इसलिए भी प्रासंगिक हैं कि इन पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों के मध्य जो शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, वो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो पहला रिलेवेंट पॉइंट आपको मेंस के लिए यहीं पे मिल गया। बाकी लोग लिखेंगे क्या? सब वही जो 5 साल 10 साल पहले का नोट्स तैयार किया हुआ है, आप लोग उसमें एक और भी पॉइंट जोड़ करके थोड़ा एक्स्ट्रा आप दिखा सकते हैं। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के, अब जैसे देखिए नैतिक और आध्यात्मिक नेता हैं, तो अगर गांधी के संबंध में रहेगा तो गांधी का प्रभाव आपको सिर्फ ऐसा ना लगे कि सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में ही रहा है, भारत छोड़ो में ही रहा है, बल्कि गांधी दक्षिण तक भी आप देखें तो कितना प्रयास कर रहे हैं। तो दक्षिण के एक जो गुरु रहे श्री नारायण गुरु के साथ गांधी का ये प्रयास रहा है कि लोगों में आध्यात्मिक नैतिक चेतना जगे। तो आप गांधी को भी जोड़िएगा, गांधी यहां पे दिख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण की ये बिल्कुल लेटेस्ट मार्च 2025 का रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको मिल गया है। सवाल पूछ देंगे क्या गांधी आज भी प्रासंगिक है, गांधी के जो विचार हैं क्या वो आज भी प्रासंगिक है? इसका उदाहरण देकर के आप अपने कथनों या तर्कों को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। यह सवाल भी आपके लिए जरूरी है, परीक्षा में आए ना आए आपको यह जानना जरूरी है कि वही राज्य है जहां से आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बिहार। अब हम देख लें, इस पर और भी सवाल है, जरा देख लूं मैं, नहीं है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो बिहार है वो देश में प्रथम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ABDM के तहत जो है देश भर में प्रथम स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार के सारे जो अस्पताल थे उन्होंने बहुत ही सक्रियता के साथ लोगों को इससे जोड़ा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बिहार जो है पूरे देश में ऐसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो बिहार ने प्राप्त किया। लेकिन इसका एक और मीनिंग ये हो सकता है कि जो बिहार राज्य है उसमें ज्यादातर लोग क्या मरीज ही हैं कि वो अस्पताल में भीड़ लगाए हैं, इस कारण से अस्पताल पे दबाव हुआ और लोगों का डेटा धड़ाधड़ वो अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो ये भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि बिहार के संदर्भ में है। तो हम इसके डिपार्टमेंट में जितने भी अच्छे कार्यक्रम या जो भी सक्रियता दिखाई दी है उसका ही वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसा ना लगे कि जो बिहार है वो, ये सही भी बात है। अगर आप दिल्ली के एम्स में जाएंगे तो मैक्सिमम वहां पे आप देखिए बिहार से भी लोग पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा ना लगे कि बिहार ने बहुत नहीं, बिहार के लोगों को अब जीवन शैली वगैरह की सुधार की आवश्यकता होगी। तो देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दोनों संदर्भ हो जाएगा। मैंने दोनों पे इसलिए चर्चा कर दिया ताकि आप लॉजिकली भी स्ट्रांग हो सकें। तो जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो अपना राज्य बिहार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम तथा कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम तथा कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपको इसका उत्तर करना है। जगमोहन जुड़ गए हैं और आपने लगता गलत कर दिया, आंसर को आपने डिलीट किया है। हर्षित पांडे का भी गलत हुआ है। तो गलत आंसर को आप लोग क्यों काट रहे हैं? प्रियंका का भी गलत हो गया है। गलत होता क्या है ना कि कोई भी आंसर अगर गलत होता है तो आप याद रखिए, आपको ना वो पॉइंट याद हो जाता होगा। बहुत सारे ऐसी जो गलतियां होती है वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। ठीक है, बिहार वाला तो वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि बिहार वाला जैसे ही मैंने आपको दूसरा एंगल बता दिया तो आपको अब याद हो ही जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी गलत नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों से आप जोड़ करके उस पॉइंट को पीटी का याद कर सकते हैं। अब गांधी के साथ नारायण गुरु याद कर लिए तो चूंकि आपको एग्जाम देना है आप लोग उसको 10 सितंबर तक याद करके रखेंगे। मुझे याद कल के बाद रहे या ना रहे वो कोई महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी के साथ नारायण गुरु का नाम जुड़ गया तो वो याद हो गया है ना। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम तथा कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ, क्योंकि महाराष्ट्र जो है भारत में पश्चिमी तट पे है, वेस्ट कोस्ट पे महाराष्ट्र की स्थिति है, इस कारण से महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। और इसके बाद अंडर वाटर म्यूजियम, इसका मतलब ये हो गया कि इसके माध्यम से महाराष्ट्र में पर्यटन को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र को याद रखेंगे। क्योंकि कोरल रीफ क्या होता है ना कि हमेशा याद रहेगा लक्षद्वीप का, हमेशा आपके दिमाग में चलेगा तुक्का वाले में लक्षद्वीप का, और ऑप्शन में लक्षद्वीप है नहीं। बाय द वे अगर लक्षद्वीप रहेगा तो ऐसा मत कीजिएगा, अब महाराष्ट्र को करंट अफेयर्स के एंगल से याद कर लेंगे। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थित, क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम लगा है और महाराष्ट्र को ऐसे भी फिट कर लीजिए कि महाराष्ट्र में जो लोग भी हैं उनके पास पैसे बहुत हैं, तो कृत्रिम कोरल रीफ स्टार्ट कर दें तो पैसे वालों के लिए पहुंच आसान रहेगी। तो आप इसको ऐसे जोड़ करके भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कृत्रिम है, लक्षद्वीप तो नेचुरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कश्मीर में अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? अंजी, चिनाब, कोंकण ब्रिज या फिर झेलम ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार के लिए है। तो भारत का आप देखिए तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, और भारत के संदर्भ में खास करके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में
बहुत ही इंजीनियरिंग का एक चमत्कारिक नमूना यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चिनाब आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे। इस पे और कोई सवाल तो नहीं है? हाँ, और सवाल है। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है कि जो चिनाब का जो ब्रिज है वो आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज का मतलब हो गया धनुषाकार। धनुषाकार, इससे पहले तक कोई ब्रिज नहीं था। इस कारण से जो यातायात के जो साधन थे वो परंपरागत साधन थे। मान लीजिए कि अगर टूटी फूटी सड़क है तो उस पर घोड़े गाड़ी से लोग जा रहे हैं या फिर घोड़ा से ही चले जा रहे हैं, पशुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, पारंपरिक जितने भी यातायात के साधन थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या होता था कि जम्मू कश्मीर अभी भी देश के भौगोलिक रीजन से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। देश के अन्य हिस्सों में आप देखें तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बन गई है, बहुत अच्छी अच्छी जो रेलवे स्टेशन है वो बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर इन सबसे अछूता रहा है। और दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब आर्क ब्रिज के बन जाने से देश में अब सामरिक स्थिति में भी बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो सामरिक स्थिति का मतलब होगा कि किसी भी आपात स्थिति में, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और अक्सर देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव होते ही रहता है। तो इस संदर्भ में अगर किसी सेना के बटालियन को जल्दी पहुंचना होगा, आर्म्स वगैरह को, या फिर कोई घायल सैनिक को वापस लाना होगा दिल्ली की तरफ में, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी इस पुल का बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग मेंस परीक्षा में इस ब्रिज के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि देश की भौगोलिक स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है, और न सिर्फ देश के अंदर बल्कि नॉर्थ में भी या जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र को जोड़ने के लिए भी यह जो ब्रिज है वो इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो इंजीनियरिंग का ये बहुत ही चमत्कारिक नमूना है और बहुत ही ऊंचाई पर इस ब्रिज को स्थापित किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है, 359 मीटर है, और यह पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो पुल का निर्माण किया गया है वो पुल अब रणनीतिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और बाकी पर्यटन तो आप लोग इसको देख ही सकते हैं। अगर पुल बन गया तो यातायात की सुगमता हो गई, और अगर पुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है, इसका मतलब ये होगा कि वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो चिनाब ब्रिज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्र को समर्पित प्रमुख रेल परियोजना USBRL का पूर्ण रूप क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उधमपुर सोपोर बनिहाल रेल लिंक है, या फिर उधमपुर श्रीनगर बडगाम रेलवे लाइन है, उधमपुर श्रीनगर बनिहाल रेलवे लाइन है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। एक और पॉइंट याद रखें कि कई बार बिहार लोक सेवा आयोग आपको उस कंपनी का भी नाम पूछ लेती है जिस कंपनी के द्वारा जो मॉडल या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो जैसे इस ब्रिज का निर्माण किसने किया है? तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। तो इसको भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि संसद भवन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, उस कंपनी का नाम बताइए। तो उस बेस पे आप लोग कंपनी का भी नाम, एफकॉन्स का आप नाम याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित प्रमुख रेल परियोजना, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। तो इस रेलवे लिंक को भी आप याद रखेंगे। हो सकता है अगर ऐसा भी देखिए ये क्या है, USBRL क्या है, जो एक होता है ना कि शब्दों को लेकर के पूछा जाता है कि हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा USBRL क्या है या उसका क्या संबंध है। तो उसका जो संबंध है वो एक कंपनी है जिसने चिनाब रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है। तो USBRL का फुल फॉर्म हो गया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के किन 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडे दिखाकर रवाना किया गया? जम्मू कश्मीर उधमपुर लखनऊ दिल्ली जम्मू आपको इसका उत्तर बताना है। 2 वंदे भारत ट्रेन का वहां पे उद्घाटन की, वहां पे हरी झंडी दिखाई दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो फास्ट सर्विस से भी जुड़ गया है, यानी कि पहले जिन क्षेत्रों में जाने में काफी लंबा टाइम लगता था, नई आधुनिक ट्रेनें या फिर आप कहें कि तीव्रगामी जो ट्रेनें हैं वो समय की बचत भी करेंगी। तो अब जम्मू कश्मीर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता भी वहां पे इनके बन जाने से या ट्रेनों के शुरुआत होने से स्थापित हो सकेगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के किन दो वंदे भारत, तो कटरा और श्रीनगर है, श्रीनगर और कटरा, यानी कि एक ट्रेन जा रही है कटरा से श्रीनगर और फिर वापस आ रही है श्रीनगर से कटरा। तो ये ट्रेन को भी आप याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आयोग सिर्फ यही पूछेगी कि श्रीनगर से कहां के लिए, तो कटरा के लिए, या कटरा से कहां तक के लिए, तो श्रीनगर के लिए। तो ये दो जो दोनों स्टेशन उसको भी आप याद रखेंगे। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका नाम क्या है? चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, पुलवामा ब्रिज या फिर उधमपुर ब्रिज। तो ये भी ब्रिज ही है जो केबल पे है, मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए केबल का उपयोग किया गया है, इसी कारण से ये पहला केबल ब्रिज भी माना गया है। तो भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका नाम क्या है? आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो केबल ब्रिज बनाया गया है अभी तक वो उस पर सड़कें बनी हुई है या फिर पैदल चलने के लिए बनाया गया है। जैसे आप कई जगह देखिएगा, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब क्या है? केबल आधारित ही ब्रिज था। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसका नाम अंजी ब्रिज है। यानी कि उधमपुरा बारामूला जो रेलवे लाइन है उसी में, यानी कि चेनाब ब्रिज से थोड़ा पहले अंजी ब्रिज भी है। तो अंजी ब्रिज के बन जाने से ही जो दो जगहों को जो रेलवे लाइन जोड़ रही थी वो अब संभव हो सका है। तो अंजी ब्रिज को भी याद रखेंगे। एक रियासी क्षेत्र को भी याद रखेंगे। तो रियासी क्षेत्र में ही चाहे चेनाब ब्रिज या फिर अंजी ब्रिज, इन दोनों को स्टार्ट किया गया है या उद्घाटन कर दिया गया है। हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? मानेसर और पोंग डैम, खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, चिल्का और काबरताल, वोलर झील और आसन बैराज। तो भारत के किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? यानी कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आर्द्र भूमियां हैं शामिल कर ली गई हैं। तो आपको इसका जवाब तैयार करना है कि भारत में या भारत के किन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल कर दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है। एक रोशन बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा। करंट अफेयर अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में? याद होते जा रहा है सब कुछ? अभी का फिलहाल फीडबैक बताएं, क्या आपको याद होते जा रहा है सारा पॉइंट्स? इसमें कुछ मेंस का आइडिया मिल रहा है आप लोगों को? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ठीक है। तो खीचन और मेनार आर्द्र भूमि जो कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में, ठीक है, तो इन दो वेटलैंड्स को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स अभी पता चल रहा है आप लोगों को कितना आसान है? उसमें तो आप ईस्वी सन वगैरह डेट वगैरह भूलने की स्थिति में रहेंगे। हाँ देखिए कितना बढ़िया उन्होंने बताया कि मीटर को खींच दो, ठीक है। तो ये आपका ट्रिकी कोड हो गया कि मीटर को खींच दो। दो आर्द्र भूमि की जो नाम है वो याद हो गया आपको, खींचन और मीनार। या तो मीनार को खींच देना है या फिर मीटर को खींच देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया उस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की। ये बिहार की तरह गुड्डा, गुड्डू, मुन्ना, बबलू नाम नहीं दिख रहा होगा आपको। ये नाम दिख रहा है एक देश जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इनका नाम है सैंटियागो पेना पालासियोस। सैंटियागो पेना पालासियोस। सोचिए बुलाने में कितनी ऊर्जा खपत होती होगी। सैंटियागो पेना पालासियोस। अपने बिहार में दो वर्ड में लोग नाम ढूंढते हैं, सोनी, गुड्डू। अब आपको उत्तर बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैराग्वे। तो याद रखेंगे आप लोग सैंटियागो पेना पालासियास। तो पालासियोस पप्पू जैसा लग रहा है आप लोगों को। तो भारत की यात्रा की है, ये है पैराग्वे। पैराग्वे क्या है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। और साउथ अमेरिका में आप लोग देखेंगे, साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका के दो लैंडलॉक कंट्री है, एक बोलीविया है और दूसरा पराग्वे है। तो पराग्वे के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है। तो पराग्वे के राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे। और पराग्वे की बात की जाए तो ये एक तरफ से ब्राजील से घिरा हुआ है, एक तरफ से बोलीविया से घिरा हुआ है और एक तरफ से अर्जेंटीना से घिरा हुआ है। तो तीन देशों के साथ घिरा हुआ है। और दूसरा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो बोलीविया है। तो ये सवाल भी पूछे जाने की संभावना होते रहती है अलग अलग एग्जामिनेशन में कि दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड है।
तो बोलीविया और पराग्वे ये दोनों ऐसे, क्योंकि उरुग्वे जो है वो अटलांटिक के तट पे है, तो उरुग्वे का आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे उरुग्वे दिया है, पराग्वे दिया, तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो पराग्वे ध्यान रखना है जो लैंड लॉक्ड है, उरुग्वे अटलांटिक महासागर के तट पे है, इसी कारण से उरुग्वे को हम लैंड लॉक्ड नहीं कहेंगे। और एक हो गया बोलीविया। अब एक सवाल जैसे आप लोगों से पूछ दूं कि पराग्वे और ब्राजील की सीमा पे कौन सी नदी बहती है, तो एक नदी का नाम आप लोग याद रखेंगे, पराना। पराना नदी कहां पे है, साउथ अमेरिका में स्थित है, और यह नदी दो देशों के बीच सीमा बनाती है, जिसमें पराग्वे और ब्राजील है, और पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में भी सीमा बनाती है, दोनों के साथ बनाती है। यानी कि जो पराग्वे है, पराग्वे ब्राजील के बीच भी पराना नदी सीमा बनाती है, और पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भी पराना नदी सीमा बनाती है। तो किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी, पराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 2028 के कार्यकाल हेतु चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स नई विकास बैंक। तो भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? आप लोगों का सारा आंसर सही हो रहा है। रोशनी सिंह कुशवाहा सी, पराना, बहुत बढ़िया जवाब रहा। ठीक है, तो इस सवाल का भी बताएं आप लोग। ब्रह्म ऋषि उज्जैन से जुड़ गए मेरे साथ, या उज्जैन टाइटल है आपका, ब्रह्म ऋषि उज्जैन, ऑप्शन बी आपने लगाया, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के लिए भारत को मेंबर बनाया गया है। इस संस्था की स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इतना ही आपको याद रखना है। बाकी ये नाम से स्पष्ट है कि ये जो परिषद है वो आर्थिक क्षेत्रों में काम करेगी, सामाजिक क्षेत्रों में काम करेगी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करेगी, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करेगी, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि संस्था का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो न्यूयॉर्क में है। और भारत किस कार्यकाल के लिए किस संगठन का सदस्य चुना गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहां पर स्थापित किया गया है, दिसपुर, कोहिमा, न्यू शिलोंग टाउनशिप, या फिर अगरतला? उत्तर बताएंगे। बीपीएससी में 4.39 के फॉर्म भरा है, उसमें से रैंक बेस्ट कैसे आएगा? 4.39 के क्या है ये? फॉर्म से संबंधित जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छा, ब्रह्म ऋषि जैन आपका टाइटल है, उज्जैन, बहुत बढ़िया। और सचिन ग्लोबल स्टडीज का सवाल जो है वो फॉर्म से संबंधित है, तो फॉर्म से संबंधित पता नहीं है, जो लोग फॉर्म भरते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सी किया, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है। तो न्यू शिलोंग जो टाउनशिप मेघालय में स्थित है, वहां पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्रीय परिसर है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है, जम्मू से दिल्ली, कटरा से बांद्रा, श्रीनगर से चेन्नई, फिर उधमपुर से पुणे? तो चेरी कार्गो ट्रेन, चेरी एक प्रकार का फल है, आप लोगों ने चेरी देखा भी होगा, लाल लाल वो पैकेट में बिकते रहता है। तो अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन, मतलब फ्रेश चेरी यहां पहुंच सके, अपने क्षेत्र से लेकर मार्केट तक पहुंच सके, इसके लिए मालगाड़ी सेवा की सुविधा स्टार्ट कर दी गई है। अब आपको उन दो जगहों का नाम बताना है जहां से ये ट्रेन या मालगाड़ी वहां से उठाएगी और वहां गिराएगी, या फिर उसको वहां पे बेचेगी। तो भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों, कार्गो मतलब मालगाड़ी, ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है, जम्मू से दिल्ली, कटरा से बांद्रा, श्रीनगर से चेन्नई, या फिर उधमपुर से पुणे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कटरा से बांद्रा। यानी कि चेरी जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, इसी कारण से मालगाड़ी सेवा की सुविधा मिल जाने से अब जम्मू कश्मीर को तो मिलेगा ही, क्योंकि वहां का वो लोकल हो गया, अब महाराष्ट्र के लोगों को भी फ्रेश चेरी कश्मीर वाला मिलेगा। तो चेरी खा खा के अब फिर
वो आनंद लेते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को याद करते रहेंगे। तो कटरा से बांद्रा जो है वो 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। बीच में बिहार नहीं आता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में बिहार आएगा, वो सीधा जम्मू से पहुंच जाएगा महाराष्ट्र, लंबे। बिहार आने के लिए ऐसे मुड़ना पड़ेगा। बिहार के लोग चेरी खाते भी नहीं होंगे ज्यादा। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 यानी कि मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपको इसका उत्तर बताना है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी या फिर एचडीएफसी लाइफ। अच्छा, तो 4.39 के हो गया, वो एल हो गया ना, लाख हो गया ना, आपने बताया है उसमें के। अच्छा, साइंस का सवाल ला देंगे, ठीक है। आपका जो डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। तो रोशनी कह रही है कि साइंस का सवाल अलग अलग दिन थोड़ा फ्लेवर चेंज करते रहिएगा, ठीक है ना। अभी इस बीच में तो कभी करंट अफेयर्स हुआ नहीं, साइंस तो लगभग हर दिन चल ही रहा है, 2-4 सवाल 10 सवाल चल ही जाता है। तो इसमें पूछा गया तो एलआईसी को याद रखेंगे। किस भारतीय कंपनी ने जनवरी में, एलआईसी ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज्यादा नहीं याद रखना कि उसने कितना बीमा पॉलिसी बेचा है, वो आपके काम का नहीं है। तो बस एलआईसी का नाम याद रखना है करंट अफेयर्स में, इससे ज्यादा नहीं। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? सर्वाधिक नहीं, अभी मैंने आपको बता भी दिया है। तो एक ही दिन में सर्वाधिक बीमा पॉलिसी जारी की है, इसी कारण से वो अब रिकॉर्ड बना चुकी है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है, एक ही दिन में सर्वाधिक जीवन बीमा पॉलिसियां जारी करना। तो एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? और क्या कर सकती है? संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? एनटीपीसी और एनएचपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, गेल और ओएनजीसी, एनएचएआई और बीएसएनएल। तो संशोधित शक्ति नीति। अब शक्ति का मतलब क्या हो गया? जो कोयला है। करंट अफेयर्स में आपका मूड ऑफ हो जा रहा है क्योंकि बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, बनेगा। तो संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? तो ये कोयले के वितरण को अब नए तरीके से रीलॉन्च किया गया है, इसी कारण से अब आपको सवाल पूछा गया है, शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी नीति, कौन सी कंपनी संभालेगी? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। ये भी छोटा सा सवाल है, इस पर डेप्थ में नहीं जाना है कि बाकी और भी इसमें अध्ययन करें। तो ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित सरकारी फंड के द्वारा एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत जीपीटी, इंडिया एआई, भारत जेन या फिर स्मार्ट इंडिया? तो आपको इसका उत्तर बता देना है। तो भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, भारत जेन। ऑप्शन सी, भारत जेन को याद रखेंगे। अब इसको उलट भी देगी कि भारत जेन क्या है, वो एक एआई बेस्ड क्या है, मल्टी मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो है। तो दोनों को याद रखेंगे, भारत जेन को इस संदर्भ में याद कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर? तो देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया है? आपको चूंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, आ रहा है रोशनी, जल्दी से हिस्ट्री आने वाला है, 5-7 सवालों के बाद हिस्ट्री आएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी बनाए करंट अफेयर्स, चूंकि करंट अफेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मूड ऑफ हो जा रहा है तो फिर मूड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और मूड को एक अलग सा एंजॉयमेंट देना होगा करंट अफेयर्स के संदर्भ में। एक जापानी पद्धति जिसका नाम है काइजन। तो ये जो काइजन है वो धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने का ये वर्ड बताता है। तो काइजन का मतलब हो गया अच्छा बदलाव, सकारात्मक बदलाव, अच्छा बदलाव। और ये बदलाव कैसा? एक दिन में एक आदत को बदल देना है। तो धीरे धीरे पूरी तरीके से बदलाव चला आता है, इसलिए जापानी मेथड जो है, ये जो काइजन है वो बड़ा सार्थक रहेगा। तो धीरे धीरे आदत बदल दीजिए। एक ही दिन में 100 सवाल में करा दूंगा तो आपको बोरियत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा 20 सवाल 25 सवाल डेली थोड़ा बनाएं, आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां पे संबोधित किया? उत्तर इसका ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल कहां पे है? एमपी, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को भोपाल में संबोधित किया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई थी?
200वीं, 250वीं, 275वीं या फिर 300वीं। तो अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अहिल्याबाई होलकर को भी इस समय सरकार चाहती कि राष्ट्रीय स्तर पे इनको, अब पहले मतलब पहले कहते कि गुमनाम तरीके से ये लोग थे, यानी कि जो भी जो ऐतिहासिक विभूतियां रही हैं उनको गुमनामी का भी सामना करना पड़ा है, तो सरकार चाहती कि अब इनको राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया जाए। ठीक है। हर्षित पांडे किसी भी चीज का फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, शौक से देखते हैं मेरा कार्यक्रम। ठीक है। करंट अफेयर्स याद हो जाता है, 2-3 बार पढ़ लेने से याद हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना कि याद नहीं होता है। सवाल तो देखना ही पड़ता है ना, सवाल अगर तैयार हो जाए तो देखना पड़ता है कि कौन सा सवाल का आंसर क्या है। इसका ऑप्शन डी, 300वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया है? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर। एक बिहार में भी न्यूक्लियर पावर स्टैब्लिश होने की बात कर दी गई है और नवादा के रजौली में स्थापित की जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और मैंने आपको इस क्लास में नहीं, अदर जगह बताया था कि इसका क्या क्या मेंस में यूज हो सकता है, यहां भी बता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई का शुभारंभ किया है? गोरखपुर न्यूक्लियर पावर, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट या फिर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर। तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, घाटमपुर, जो कि यूपी स्थित है, कानपुर में स्थित है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है कानपुर में, और इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बाकी मेगावाट वगैरह आप छोड़ सकते हैं। तो हर स्टेट में क्या हो रहा है ना, जैसे आप लोग कहीं भी इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि कहीं पे भी किसी पावर प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है, तो इससे मतलब ये हो कि उस राज्य में अब ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहेगी। इसके अलावे अब वो राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते जा रहा है। यानी कि अगर बिहार में कोई सा भी, मतलब चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर इलेक्ट्रोथर्मल, कोई सा भी हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो राज्य है अब वो बिजली की कमी की संकट को दूर करने में लगातार प्रयासरत है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहा है। पहले क्या था कि जिस जगह पे कोयला है, अगर छत्तीसगढ़ में कोयला है तो उसका जो बिजली है यूपी तक पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे हर राज्य जो है वो अपने अपने क्षेत्र में इसका उद्घाटन करके अब चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। ठीक है। रोशनी का कहना है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो हम कम बिहार पुलिस 20 जुलाई को एग्जाम भी देना है। अच्छा ठीक है, पहले बना लीजिए आप लोग। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इसका सही उत्तर हो गया है। अब जैसे बीपीएससी के संदर्भ में मैंने बता दिया, मेंस में अगर आप लोग लिखेंगे, अगर मेंस में लिखना होगा तो कोई सा भी बिहार का आप लोग परियोजना पढ़ लीजिए, चाहे वो ताप विद्युत हो जाए। ताप विद्युत तो बिहार में होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोयला है ही नहीं। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही है, कहीं पर डैम वैम बनाया जा रहा है ना, या फिर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, तो उससे क्या होगा कि बिहार में अब ऊर्जा के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जाएगा, चाहे सौर ऊर्जा ही क्यों ना हो। जा, इसका उत्तर तो मैंने बता दिया आपको। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। ये हो गया डिस्कशन में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। अब इस पे मैं व्याख्या नहीं दूंगा क्योंकि इससे जुड़ा अगला सवाल भी होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। अब पूछा गया है यह समिट आयोजित कहां पे हुई है? गुवाहाटी में, इंफाल में, भारत मंडपम नई दिल्ली में या फिर शिलोंग में। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन या फिर जो समिट है वो कहां पे आयोजित हुई है, आपको इसका उत्तर बताना है। मोनाली जुड़ गई है, मोनाली आज से पहली क्लास आप जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया। दीपाली आ गई है। पीएम मोदी, बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने कहां पे इसका उद्घाटन किया है? तो ये किया है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगे कि नॉर्थ ईस्ट अगर किसी वार्ड में है तो वो नॉर्थ ईस्ट में हुई होगा, गुवाहाटी में हो सकता है, नहीं, ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में।
शिवानी का कहना है कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं है। आप लोग बस क्लास देखते रहेंगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स वाले में देखेंगे ना, थंबनेल में ही आपको दिखाई देगा करंट अफेयर्स एंड इतिहास, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी, तो आप लोग करंट अफेयर्स को भी करते रहेंगे। करंट अफेयर्स डेली पढ़ने का ही विषय है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह लेकर के बैठे शाम में खत्म कर दे, ऐसा होगा नहीं। तो किसी चीज में सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा कर, क्योंकि आपको तो पढ़ना मजबूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि जीएस पेपर है, 150 सवाल आ रहा है, तो इस 150 सवाल में ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं या फिर कर सकती हैं। तो आपको हर विषय को पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस चीज को सोचिए कि मुझे ये जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कौन कौन सा उसका जगह था, क्या कुछ उसमें विशेषताएं दिखाई दी हैं, उससे जुड़ा कैसा सवाल पूछा जा सकता है, ये सब इंटरेस्ट अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनता जाएगा। एक दो जानकारी आपके पास आएगी तो तीसरी के बारे में खुद ब खुद जानकारी पता, आपको इंटरेस्ट होने लगेगा। तो सब विषय पढ़ना है, मतलब 10 मैथ भी बनाना पड़ेगा आपको, 10 क्या है गणित भी बनाना पड़ेगा। और ये मैथ आपको वहां साथ दे देगा। अगर कहीं पे स्कोर कम हो जाए 2-3 नंबर, अगर 3-4 नंबर भी आपका मैथ में बन गया ना, सवाल बन गया, तो आपको अच्छा खासा उसमें वेटेज मिल जाएगा। तो हर विषय में आप इंटरेस्ट पैदा करें। पहला काम इंटरेस्ट पैदा करना है, दूसरा काम उसको बेसिक से शुरू करना है। एनसीईआरटी को लेकर के कहानी की तरह पहले पढ़ें। एनसीईआरटी से फैक्ट्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी से आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज में कैसे शुरुआत की जाती है, कहानी की तरह उसने लिख रखा है। तो यह समिट कहाँ पे आयोजित की गई है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? अंजू यादव, गीता समोता, रितु सिंह, अर्चना शर्मा। तो जिस क्लास में महिलाएं करंट अफेयर्स पढ़ने से उनको वो पूछ रही हैं कि इसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए, उसी क्लास में एक सवाल भी मिल गया जिसमें जो महिला हैं वो नौकरी करते हुए सीआईएसएफ से कहां पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट पे। और आप करंट अफेयर्स का 5 फैक्ट आप याद नहीं कर पा रही हैं। तो खैर, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो गीता समोता को ध्यान रखेंगे। गीता समोता, इन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है। जिस तरीके से गीता कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जो ग्रंथ है, ठीक वैसे ही गीता समोता ने बाकी लोगों के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित किया। नौकरी में रह करके महिला होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी। ठीक है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे, ये नाम से स्पष्ट है, 3 राज्य का नाम दिया है। चौथा आपसे पूछा गया तो महाराष्ट्र। गीता समोसा नहीं, समोता, या फिर आप कह भी सकती हैं, वो कोड आपको याद रहे। इतनी क्या मजबूरी होगी हर चीज में कोड डालने की? एक तो नाम है, इतना बढ़िया तो नाम है। किस राज्य ने? उत्तर महाराष्ट्र। ठीक है। गीता बताया तो गीता जिस तरीके से आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है जो ग्रंथ है अपना, ठीक वैसे ही गीता समोता ने एवरेस्ट फतह करके आपको उदाहरण दिया है कि आप लोग भी प्रीलिम्स में 10 फैक्ट आप याद कर सकती हैं। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो चुनाव आयोग पे भी सवाल पूछा जाएगा, और खास करके बिहार में जो वोटर वगैरह अपडेट हो रहा है उसमें देखते हैं क्या कैसा सवाल बन सकता है। तो चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? भीड़ हो जा रहा है, इसी कारण से घटा दिया गया संख्या, ताकि स्मूथली वोटिंग कंडक्ट कराई जा सके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1200 कर दिया। 1500 से घटा दिया गया है और 1200 कर दिया गया है। तो यहाँ पे तो घटाया हुआ लिख रहा है, तो आपको 1500 से घटाना है, लेकिन अगर बीपीएससी में की संख्या कितनी कर दी गई है तो 1200 आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो नीति आयोग की बैठक जो हुई है उसमें 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, डिजिटल भारत या फिर सतत विकास लक्ष्य। देखिए, जब भी कोई काम प्रोजेक्टेड होता है, जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मुझे इस तारीख तक पीटी का एग्जाम तैयार कर लेना है या उस संबंधी जो तैयारी वो पूरी कर लेनी है,
या फिर जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो एक लक्ष्य निर्धारित करते होंगे कि ज्योग्राफी का जो टारगेट है वो मुझे 20 दिन में कर लेना, ठीक वैसे ही भारत देश ने 2047 तक का एक टारगेट रखा है। अब इस पे कितना चल पाता है वो बात विवाद या तर्क की विषय है, लेकिन एक गोल सेट किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की हम श्रेणी में डालेंगे। अब इसी लक्ष्य पे भारत लगातार काम करते रहेगा, ठीक है। तो विकसित देशों में जो कुछ भी सुविधाएं होती है, जो कुछ भी होता है किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कुछ भी है, तो उन सब से तुलना करते हुए भारत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 का ये पैमाना लागू किया गया है कि अब हम इस रास्ते पे चल करके भारत को विकसित देशों की सूची में ला खड़ा करेंगे। तो इसी कारण से विकसित भारत एट 2047। ये इसलिए भी मैंने बताया कि बहुत सारे जो नेता हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो कोई तो एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जिसपे आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करना पड़ेगा और एक शॉर्ट टर्म के लिए गोल सेट करना पड़ेगा। और कोई भी जो विकसित देश से संबंधित हो वो लॉन्ग टर्म में ही गोल सेट होगा, ये नहीं कह सकते कि हम आज ये काम कर देंगे। तो 2047 के लिए विकसित राज्य जो है वो गोल सेट किया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम? उत्तर बताएंगे। देखिए 2047 तक रहेंगे भी जो लोग भी रहेंगे उनको फायदा होगा। अब जैसे चेनाब ब्रिज बन गया है तो वो हम लोग के लिए फायदेमंद है, फर्दर फ्यूचर के लिए भी है। आज हम लोग जिस सुविधा का इस्तेमाल करें, आज आप लोग आम के पेड़ से आम खा रहे होंगे या खा रही होंगी, तो क्या आम लगाने वाले ने ही ऐसा सोचा होता तो आज हम लोग नहीं खा पाते, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि क्या हम लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब पूरे देश की बात की जा रही, इतनी विविधता है ना, इतना असमान विकास है, उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है, ऊंच नीच इतना ज्यादा है, तो कैसे हो पाएगा। पूर्ण कार्यात्मक मिजोरम, ऑप्शन सी। एक तो कोई गोल सेट करना पड़ेगा, उस लक्ष्य तक पहुंच भी जाए तो भी बहुत पर्याप्त रहेगा। आप कुछ सेट ही नहीं करें तो हमारे विकास की जो दिशा है वो भटकाव लिए रहेगी कि किस तर्ज पे हम विकसित कर रहे हैं। बाकी अपने यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, फिर भी होते रहे, उसी में आगे बढ़ते रहना है। अब आ गए हम लोग इतिहास पे। करंट अफेयर्स आपका हो गया, अब आ जाते हैं इतिहास पे। अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, माइंड रिफ्रेश कर लेंगे, अचानक से आपको लोड नहीं आएगा। हिस्ट्री का बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है। अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? तो जो प्रथम अंग्रेज यात्री था हॉकिंस, वो कंपनी का प्रतिनिधि था और आता कहां पे है? वो पहुंचता है भारत में सूरत, और सूरत में जब पहुंचता है तो उसके बाद आगरा पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। तो सूरत से फिर वो आगरा शिफ्ट करता है और उसके बाद जहांगीर से फारसी भाषा में बात कर लेता है, फारसी भाषा में बात करता है। तो अंग्रेजी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जहांगीर को अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी, इसी कारण से हॉकिंस जहांगीर से अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। और उस समय मुगल काल के समय ऐसा कोई इंग्लिश का कोर्स नहीं चल रहा था कि 4 महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, जैसा कोई कोर्स है जिसे कोई जहांगीर ज्वाइन कर लेगा और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। तो अब जहांगीर को अगर किसी से बात करना है, चर्चा करना है, तो अपनी भाषा में बात करेगा। और उस समय जो कोर्ट लैंग्वेज था, जो दरबार की भाषा थी, जो राजकीय भाषा थी, जो कोर्ट लैंग्वेज था, वो फारसी था। वो क्या था? फारसी था। इसी कारण से हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही मतलब धारा प्रवाह फारसी बोलते हुए बात किया था। तो जहांगीर से फारसी में बात किया हॉकिंस, और हॉकिंस फारसी सीख लिया था यहां आने से पहले ही। उस समय कोई कोर्स रहता कि 4 महीने में या 90 दिनों में अंग्रेजी सीखें, तो हो सकता है कि जहांगीर ज्वाइन कर लिया होता ताकि उससे बात कर सके, लेकिन ऐसा कोई कोर्स नहीं था। तुर्की नहीं था, तुर्की वगैरह बाबर के समय चलता था, और अकबर के बाद से ही देखा जाए तो दरबारी जो भाषा थी वो फारसी हो गई थी, तो आप लोग फारसी याद रखेंगे। हिंदी था, व्यवहारिक रूप से इसको राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं था। तो हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। 2 और पॉइंट याद कर लेंगे आप लोग कि जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब देने के लिए तैयार हो गया था, यानी कि 400 जागीर हॉकिंस को दे रहा है। इसके अलावे इसने मसूलीपट्टनम पे भी शुरू में दिया लेकिन बाद में मना कर दिया क्योंकि उसमें पुर्तगीज बहुत विरोध कर रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहांगीर ने हॉकिंस को
खान की उपाधि से भी विभूषित किया था। तो खान की उपाधि भी पूछा जा सकता है कि खान की उपाधि किसको दी गई थी, तो हॉकिंस को ही खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। तो जहांगीर जो था वो हॉकिंस की विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ था। गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान जारी किया? कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, ताहिर कुतुब शाह। सब में कुतुब शाह कॉमन है। अब आपको बताना है गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी किया था? दीवारों पर लिखा रहता है 90 दिनों में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले। ठीक है, अब आपको इसका उत्तर बताना है। उत्तर इसका अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा वर्तमान में जो हैदराबाद आपको दिख रहा है उसी के आसपास में था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने, जो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, वो अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जारी करता है। अब क्यों जारी करता है उस पर सवाल पूछा गया है। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किस वर्ष अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया था? 1620 में, 1632 में, 1640 में, 1650 में। यहां पे मुझे व्याख्या नहीं करनी है, उसी से जुड़ा तमाम सवाल ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है ताकि आपको वैसे ही याद भी रहे। ठीक है, तो इसका बी उत्तर है 1632 में अब्दुल्ला कुतुब जो शाह है उसने गोल्डन फरमान दिया था। और क्यों दिया था उस पर सवाल पूछा गया है। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा दिए गए सुनहले फरमान में किस चीज की छूट दी गई थी? व्यापारिक कर, धार्मिक कर, कृषि कर या फिर सीमा शुल्क? तो आपको इसका उत्तर बता देना है। तो गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा दिए गए सुनहले फरमान में किस चीज की छूट दी गई थी? उत्तर बताइएगा आप लोग। तो इसका उत्तर ऑप्शन है व्यापारिक। यानी कि जो ट्रेड चल रहा है तो उसमें क्या था कि जो टैक्स लगता था उस टैक्स को फ्री कर दिया। तो फ्री कर देने का मतलब क्या हो गया कि अब जो अंग्रेज है वो अब अपना जो व्यापार है वो फ्री कर रहे हैं, उनको कोई टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ रहा है। इसी कारण से आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल में अंग्रेजों का पहला महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र किस स्थान पर स्थापित हुआ था? कासिम बाजार, हुगली, कलकत्ता या फिर ढाका? तो बंगाल में पूछा गया है अंग्रेजों का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था? ऐसे क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए मैंने उस जगह से क्वेश्चन बनाया है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है कि आपको लगे कि पीवाईक्यू से कॉपी पेस्ट किया गया है। उन जगहों से क्वेश्चन तैयार किया गया है जहां से क्वेश्चन बीपीएससी भी उठाई नहीं है। तो उठा लेगी तो फिर लड़ जाएगा सीधा सवाल। तो बंगाल में अंग्रेजों का पहला महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर स्थापित हुआ? जैसे होता क्या है कि आप मेरे क्लास में, कोई और टीचर के क्लास में, तो लगातार क्या सवाल वो दिख रहा होगा, टच कर रहा होगा, इस कारण से वो याद हो जाता होगा। लेकिन वो उस जगह से उठा लिया जहां से सवाल पूछा ही नहीं गया। उत्तर इसका ऑप्शन बी, हुगली। तो बंगाल में अंग्रेजों का पहला महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कब हुआ? तो हुगली, 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में स्थापित किया था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज भारत में आए थे तो वर्ष 1611 में अंग्रेजों को अस्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति मिली थी। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ये हो गया सूरत। ठीक है, उसके बाद 1616 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज अपनी कोठी स्थापित करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1633 का जो समय रहता है उड़ीसा के बालासोर में अंग्रेज कोठी स्थापित कर देते हैं। वर्ष 1639 का समय रहता है जब अंग्रेज मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज का स्थापना या कोठी स्थापित कर देते हैं। 1651 में जो अंग्रेज हैं वो हुगली में स्थापित कर देते हैं। 1668 में अंग्रेज मुंबई में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1690 में कासिम बाजार में और 1698 में कलकत्ता में अंग्रेज अपनी किला या फैक्ट्री लगा देते हैं। तो अंग्रेजों से जुड़े तमाम डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ दे कि कलकत्ता, तो मैक्सिमम किताबों में तो 1698, कहीं 1699 दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक शहर को स्टैब्लिश करना है तो लंबा प्रोसेस लगता है। तो मिला जुला के जो भी प्रमाणिक डेटा है वो आप ध्यान रखेंगे, 1611, 13, 16, 33, 39, 90, 68, ये सब। ठीक है, इतना आप लोग 10 सितंबर तक याद कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंपनी ही है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है सूरत। तो अंग्रेज इसमें कब लगाते हैं? अंग्रेज सूरत में 1616 में।
जो डच हैं 1613 में, जो डच है वो 1616 में, और जो फ्रेंच कंपनी थी वो 1668 में अपनी कोठी स्थापित करती है। तो सूरत के संबंध में भी इस डेट को याद रखेंगे, ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के लिए है। तो अंग्रेजी कंपनी 1613 में फैक्ट्री, डच कंपनी 1616 में और फ्रेंच कंपनी 1668 में अपनी कोठी स्थापित करती है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, फ्रांसिस डे या फिर थॉमस रो? तो 35 नंबर का उत्तर बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया और इसका उत्तर ऑप्शन सी, फ्रांसिस डे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रांसिस डे, ऐसा आपको ना लगे कि फ्रेंच कंपनी का कोई अधिकारी था, नहीं, ये ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी था। ये कौन था? ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी था। और चंद्रगिरी के राजा, अभी उस राजा पर सवाल पूछा गया है, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। दो अंग्रेज थे, एक का नाम कोगन भी था। चंद्रगिरी का जो था, जो पट्टा पर लिया था, एक तो फ्रांसिस डे था और दूसरा कोगन ने लिया था। तो फ्रांसिस डे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास को किस राजा से पट्टे पर लिया था? कृष्णदेव राय, पेद्दा वेंकट राया, आजम खां या फिर छत्रपति शिवाजी? तो ये भी सवाल आप बताएंगे। तो 1639 में मद्रास को पेद्दा वेंकट राया से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया, इसी पे सवाल पूछा गया है। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर ली गई भूमि पर अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फिर फोर्ट सेंट थॉमस? उत्तर बताएंगे। देखिए ये सब सवाल एक ही पैराग्राफ से लिया गया है, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते होंगे तो उसको स्किप कर देते होंगे, क्योंकि इसमें तो सवाल पूछा नहीं गया है और आपको मजा भी नहीं आता होगा, लेकिन मैंने आपको वहां से सवाल बना दिया है। 1639 में चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर, यानी कि फोर्ट सेंट जो जॉर्ज है वो आ गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं कि 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री या किले की स्थापना कर दी थी। अब जब कर दिया तो बाद में चल करके यही जो मद्रास था वो प्रेसिडेंसी भी बन गया था। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि एक अलग बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया और एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक मद्रास। तो मद्रास जो था वो प्रेसिडेंसी बन गया था। फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर किस उद्देश्य के लिए लिया था? धार्मिक उद्देश्य के लिए, सैन्य आधार के रूप में, व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए या फिर कृषि के विकास के लिए? तो फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर क्यों लिया था, यह सवाल पूछा गया है। क्या उसका कुछ धार्मिक उद्देश्य था या फिर वो सैन्य के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहता था कि भारत पे किसी भी तरीके से नियंत्रण कायम कर ली जाए, या फिर व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए? तो मुख्य उद्देश्य था जो मद्रास था। देखिए इससे पहले जो फ्रांसिस डे था ना, वो मसूलीपट्टनम में कार्यरत था। जो फ्रांसिस डे था वो मसूलीपट्टनम में कार्यरत था। तो अब वहां पे उसको लगा कि नहीं, अब किसी भी तरीके से वैसा जगह चुनना होगा जहां पे कंपनी को और ज्यादा सुविधाएं मिल सके, यानी कि वो तटीय क्षेत्र भी हो और वहां का व्यवस्था, यानी कि वहां पे माहौल शांत हो और व्यापार करने के लिए अनुकूल हो। इसी कारण से मसूलीपट्टनम के बाद ध्यान गया मद्रास की तरफ। तो मद्रास की तरफ उद्देश्य था मुख्यतः व्यापारी केंद्र स्थापित करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए सूती वस्त्रों का व्यापार करना है तो वैसा जगह जो तटीय हो, तटीय क्षेत्र हो, इसी कारण से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1612 में, 1639 में, 1640 में, 1653 में? पूरा का पूरा पोस्टमार्टम इस पैराग्राफ का मैंने कर दिया है। इसका उत्तर ऑप्शन सी, 1639 में तो मद्रास को पट्टे पे लिया और किला बना था 1640 में। एक साल के बाद किला तैयार करने में समय लगा, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1640 में हो गई थी। फ्रांसिस डे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टा लेने के लिए कहां के शासक से बातचीत की थी? चंद्रगिरी, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर दिल्ली? अब आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा, तो चंद्रगिरी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर की नींव मानी जाती है? बंबई, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर की नींव मानी जाती है? मद्रास, बंबई, कलकत्ता या दिल्ली? तो मद्रास, ये भी चर्चा में आ गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का महत्व था, यह पहला ब्रिटिश सैन्य अड्डा था, यह ब्रिटिश व्यापार का पहला मुख्यालय था, यह एक धार्मिक स्थल था, यह एक गोदाम था।
इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, यह ब्रिटिश व्यापार का पहला मुख्यालय था। मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के राजा पेद्दा वेंकटराया ने किससे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपको ये आंसर पता चल गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे कारण ये थे कि जो अंग्रेज थे वो जब आए तो उस समय भारत में पुर्तगालियों का और डचों का भी बहुत प्रभुत्व था। इसी कारण से संतुलन स्थापित करने के लिए पेद्दा वेंकटराया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का फिर मद्रास को पट्टे पे देने के लिए तैयार हो गया था। तो संतुलन, जो यूरोपियन कंपनियां व्यापार में आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही है, तो एक को संतुलित कर दी जाए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टा पर मद्रास दे दिया गया था। बंगाल के किस सूबेदार ने वर्ष 1651 में 3000 वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? शाह सुजा, शाइस्ता खां, अली वर्दी खां या फिर मीर जाफर? तो बंगाल के किस सूबेदार ने वर्ष 1651 में 3000 वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? अब ये प्रश्न ये सब आप लोग बना लेंगे। लूसीफर जुड़ गई है मेरे साथ, या जुड़ गए हैं मेरे साथ, बहुत बढ़िया। प्रियंका कुमारी 44 का सी, अली वर्दी खां गलत हो गया। शाह सुजा ना, शाह सुजा, ठीक है। तो बंगाल के किस सूबेदार ने 1651 में 3000 वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में? तो शाह सुजा के द्वारा दिया गया था। शाह सुजा द्वारा दी गई व्यापारिक छूट का क्या शर्त था? अंग्रेजों को बिना कर के सभी क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति, कंपनी को 3000 वार्षिक कर देना तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति, केवल बिहार और उड़ीसा में व्यापार की अनुमति थी, केवल स्थानीय स्तर पर व्यापार करने की अनुमति थी? ये भी सवाल आप लोग बनाएंगे। शाह सुजा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अनुमति दिया था। इसका उत्तर आप लोगों ने बताया है 45 का बी ना, क्योंकि इसमें दिख ही रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यही से आप लोग पकड़ ले। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। 3000 वार्षिक कर दे देना और उसके बदले में उनको क्या था कि एक शाही विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता था, शाही विशेषाधिकार। तो इसमें क्या था कि कंपनी को अब दस्तावेज मिल गया है कि अब वो फ्री ट्रेड कर सकती है, उसको उसकी किसी भी वस्तुओं पे कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को अनुमति मिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या था कि 3000 एक मुश्त दे दिया पैसा और अब उसको टैक्स नहीं लगा है। बंगाल के किस सूबेदार ने कंपनी को कर अदा करने से मुक्त कर दिया था? शाइस्ता खान ने, सरफराज खान ने, अली वर्दी खान ने या फिर सिराजुद्दौला ने? तो बंगाल के किस सूबेदार की बात कर दी गई है, कंपनी को कर अदा करने से मुक्त कर दिया था? तो शाइस्ता खां को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए, यहां पे ऑप्शन ए शाइस्ता खां। किस वर्ष अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था? 1680 में, 1683 में, 1686 में, 1690 में? अंग्रेजों ने किस साल हुगली को लूट लिया था? आपने 1651 में देखा कि हुगली में अंग्रेज आते हैं। अब यहां पूछा गया हुगली को लूटा कब था? क्लास है आपकी, ठीक है, और आपने बता दिया 1686 में, 1686 में। 46 का सी, 1686 को ध्यान रखना है, ठीक है। 47 का सी, 1686 में। बंगाल के किस सूबेदार ने वर्ष 1698 में अंग्रेजों को सुतनाटी या कलिकता और गोविंद यानी कि 3 छोटे गांवों की जमींदारी प्रदान की थी? मुर्शिद उली खां, अजीम उस शान, बख्त खां, नवाब मोहम्मद खां? तो बंगाल के किस सूबेदार ने वर्ष 1698 में अंग्रेजों को सुतानाटी और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर के कलकत्ता नगर बसाया गया है? इसका उत्तर है अजीम उस शान, ऑप्शन बी अजीम उस शान। अजीम उस शान किसके शासनकाल के दौरान बंगाल का सूबेदार था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? शाह। 48 नंबर का हो गया 49। तो अजीम उस शान किसके शासनकाल के दौरान बंगाल का सूबेदार था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह? उत्तर बताएंगे आप लोग।
नहीं डी नहीं, ए होगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए औरंगजेब। अजीमुद्दीन किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो औरंगजेब के समय आ गया था। बंगाल का उस समय वो सूबेदार था। आप लोगों को पता होगा कि वर्ष 1698 में ही 3 गांवों की जमींदारी प्रदान करता है। और आज का जो कलकत्ता नगर दिख रहा है ना, आज का जो कलकत्ता दिख रहा है, या फिर जो फोर्ट विलियम जहां पे बना गया है, वो जमींदारी प्रदान किया था, तो औरंगजेब के समय का था। 1698 में अजीमुद्दीन ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी? पटना, ढाका, मिदनापुर, सूतानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर, मुरादाबाद, काशी और गया, चंद्रनगर, बघेल और बंदेल और हुगली। तो ये तो आपको उसी का आंसर दिख रहा है, आप लोग इसको बताएंगे। आप लोग इसको उत्तर बता दीजिए सबसे पहले, क्योंकि इस पर चर्चा हो चुकी है। उत्तर इसका ऑप्शन बी, सूतानाटी, कलकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, तो ये 50 सवाल रहा आपके लिए, 50 सवाल रहा। चूंकि अब 50 पूरा हो गया, मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े करके आप लोग डेली अपने आप को बेहतर कर पा रहे हैं। तो फिर नए सवालों के साथ मेरी सोमवार को, मंडे को, चूंकि कल संडे है, तो मंडे को फिर मिलूंगा आप लोगों से। ठीक है, और उस दिन देखते हैं कौन से विषय को कवर किया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है, तो डेली आपको ना कुछ कुछ बेहतर होना पड़ेगा। हर दिन कुछ नया आप लोग फैक्ट याद कर ले, तो जा करके 10 सितंबर आते आते आपके पास पूरा का पूरा उतना फैक्ट हो जाएगा जिसकी बदौलत आप लोग बीपीएससी की नैया पार कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में अचानक से कॉल आने लगा, लगभग 4-5 कॉल आ गया, घर में नल खराब हो गया इसी कारण से। तो क्लास के बीच में बात फोन उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आप सब लोगों का।